हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल नवीन अकेडमी BSEB में। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर होने वाला हम लोग का हिस्ट्री का क्लास 12 का। हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग बहुत जल्दी से सब्सक्राइब करें, कहीं आगे आप लोगों का छूट ना जाए, क्योंकि इससे आगे भी आने वाले चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 12th क्लास के लिए। तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं आप लोगों को लेकर चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जैविक वैद्य किस वंश काल में था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हर्यक, ऑप्शन डी कुषाण। चलिए कीजिए, इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। बहुत बच्चे का सही आंसर आ रहा है। चलिए मैं लगा रहा हूँ। देखिए, इसका हो जाएगा हर्यक वंश। क्या हो जाएगा भाई? हर्यक वंश। देखिए, थोड़ा सा हम लोग हर्यक वंश के बारे में जान लेते हैं। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। किसने किया था भाई? बिंबिसार ने। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था? बिहार का। ठीक है ना, सर्वप्रथम किसका उदय हुआ? बिहार का। ठीक है, चलिए। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने गिरिव्रज जो कि राजगीर की अपनी राजधानी बनाया था। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था भाई? नागदशक। ठीक है ना, को समझ गए? चलिए देखिए, आपको हम थोड़ा सा हर्यक वंश के शासक के बारे में बता देते हैं। हर्यक वंश के लगभग 6 शासक थे। पहला नंबर बिंबिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक। दूसरा नंबर अजातशत्रु जो कि 493 ईस्वी से 461 ईसा पूर्व तक। ठीक है। तीसरा नंबर है उदायीन 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक। चौथा नंबर है अनिरुद्ध। पांचवा नंबर है मंडक और छठा नंबर है नागदशक जो कि हर्यक वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, देखिए आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया था? ऑप्शन ए विसेंट स्मिथ, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंस सेज, ऑप्शन सी काशी प्रसाद जायसवाल, ऑप्शन डी देवत रामकृष्ण भंडारकर। देखिए, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन नंबर डी में रामकृष्ण देवत भंडारकर। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए आप लोग आंसर कीजिए इसका फटाफट। चलिए भाई, ठीक है, लगा लिए आप लोग। चलिए मैं लगा रहा हूँ। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देवत रामकृष्ण भंडारकर। देखिए, एक बच्चे बोल रहे हैं सर, जब ही आप ऑप्शन को सुधार रहे थे तभी ही आंसर पता चल गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं रामकृष्ण देवत भंडारकर जी के बारे में। देखिए, रामकृष्ण देवत भंडारकर जी का जन्म 19 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था भाई? 19 नवंबर 1875। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा कॉपी में। और इसका मृत्यु जो है 13 मई 1950 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 मई 1950 ईस्वी को। क्लियर? देखिए, इसका पिता का नाम रामकृष्ण गोपाल भंडारकर था। रामकृष्ण देवत भंडारकर ने भाषा में पूरा लिपि विषय को लेकर शिक्षा को पूरी की थी। ठीक है,
ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बताऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि बार बार वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। नंबर 3 में देखिए भाई, थोड़ा इसे ऊपर कर दूँ। देखिए नंबर 3 में है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। चलिए इसका आंसर क्लियर कीजिए आप लोग। चलिए आंसर कीजिए क्लियर इसका। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं सही आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, जो डील करने वाला रहेगा मैं उसे डील कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए चौथा नंबर है आपका, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी अल बरूनी, ऑप्शन डी इतिसिंग। चलिए कीजिए इसका आंसर कीजिए। जी जी, ठीक है, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। जी ठीक है राजेश जी, राधे राधे। चलिए ठीक है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, मेगास्थनीज। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक में विस्तृत वर्णन किया है। वह लिखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पाटलिपुत्र। यह नगर गंगा और सोन के संगम पर बसा है। इसकी लंबाई 9.5 मील है और चौड़ाई 2.25 मील है। नगर के चारों ओर एक दीवार है जिसमें 64 द्वार और 570 दुर्ग बने हैं। नगर के अधिकांश मकान लकड़ी के बने हैं। नगर में जो है अधिकांश मकान किसके बने हैं? लकड़ी के बने हैं। ठीक है, कौन से नगर? पाटलिपुत्र। ठीक है, क्लियर। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए चौथा से 5वां नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 5वां नंबर है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त, ऑप्शन डी इन सभी के। चलिए इसका आंसर क्लियर कीजिए आप लोग। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगभग 90% सही आंसर आ रहा है भाई। आप लोग 90 प्लस कीजिए। चलिए मैं लगा रहा हूं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रभावती गुप्त। क्लियर। देखिए प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय शैव मतानुयायी था, जबकि प्रभावती वैष्णव मत को मानने वाली थी। विवाह के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया था और अपने अल्प शासन के बाद 1990 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और 13 वर्ष तक प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों, जो कि पुत्र का नाम था दिवाकर सेन और दामोदर सेन। क्या क्या नाम था? दिवाकर सेन, ठीक है, और क्या था? दामोदर सेन, ठीक है ना। तो दोनों पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन किया। दिवाकर सेन की मृत्यु प्रभावती के संरक्षण काल में ही हो गई और दामोदर सेन वयस्क होने पर सिंहासन पर
बैठा दिए गए। ठीक है ना? ठीक है। प्रभावती के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र। कौन कौन? दिवाकर सेन और दामोदर सेन। क्लियर? चलिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को आ जाए ऑब्जेक्टिव में, प्रभावती के कौन से पुत्र उसके शासन काल में ही मृत्यु हो गई थी, तो आंसर का ऑप्शन में आपको रहेगा दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो आप लोग आंसर क्लियर कीजिएगा उसका, दिवाकर सेन लगा करके। ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयाग प्रस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी पंतजलि। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग भाई। जी, बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरिसेन। ठीक है ना? क्या होगा? हरिसेन। देखिए, थोड़ा सा हरिसेन के बारे में हम लोग जानते हैं। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे। 345 ईस्वी में रचित उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति प्रयाग प्रास्ति है, प्राश्चित है। ठीक है? जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। यह एक महान कवि थे। कौन भाई? हरिसेन। ठीक है ना? यह एक महान कवि थे। क्लियर? आ रही समझ में आप लोगों को? आ रही है आप लोगों को समझ में? आप लोग यस या नो का आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए क्लियर कीजिए इसका आंसर आप लोग। बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। नहीं रवि जी, नहीं होगा, समुद्रगुप्त नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु। देखिए, थोड़ा सा एक दो वर्ड में बता देता हूँ। अजातशत्रु, अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था, जिसने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। किसको मारकर? बिंबिसार को मार दिया, उसके बाद जो है राज्य को प्राप्त किया और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है? चलिए, क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? यस यस यस, ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, आपके सामने 8वां नंबर का क्वेश्चन है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी 5वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 13वें। चलिए इसका आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी 13वें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी नेपोलियन। चलिए इसका आंसर क्लियर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है भाई,
इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या है? स्कंदगुप्त। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए स्कंदगुप्त प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी भाई? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मुसोलिनी। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन। ठीक है ना? तो चलिए भाई थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त, ठीक है, 1769। ठीक है ना? इसकी मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हुआ था। ये फ्रांस की क्रांति में सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 ईस्वी तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक और 18 मई 1804 ईस्वी से 6 अप्रैल 1814 ईस्वी तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा था। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँ तो हमारा वीडियो आपको पसंद आए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए भाई देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी रुद्रदमन, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। 11 का आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी रुद्रदमन ने। ठीक है, देखिए रुद्रदमन भारत के पश्चिमी क्षेत्र की क्षत्रिय वंश के एक शक राजा थे और चेस्टन के बाद उसका पौत्र, ठीक है, उसका पौत्र कार्दमक वंशी रुद्र दामन गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख्य प्रमाण किसका है? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी सातवाहन काल, ऑप्शन सी शंगु काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, आप लोग सही जा रहे हैं। ठीक है, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है ना? सातवाहन काल। देखिए भाई सातवाहन काल शासन की शुरुआत 230 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक विभिन्न समयों में की गई थी। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, दिक्कत मत मानिएगा आप लोग। ठीक है ना? देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मौर्य काल, जिसको मौर्य कला हम लोग बोल सकते हैं, मौर्य काल में काल का निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए चैत्य, ऑप्शन बी शपूत, ऑप्शन सी गुहा वास्तुकला, ऑप्शन डी स्तंभ। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। 13 का क्या होगा भाई?
13 का बी गलत है भाई, 13 का डी हो जाएगा, स्तंभ। ठीक है ना, क्या है, स्तंभ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आए थे? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हैन सांग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी इत सिंह, ऑप्शन डी वांग हेन नस्ती से। चलिए कीजिए, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। चीनी यात्री जो है भारत सन 402 में आया था। लगभग 64 वर्ष की उम्र में कुछ अन्य बंधुओं के साथ फिर से सन 1999 ईस्वी में चीन से प्रस्थान किया और मध्य एशिया होते हुए सन 402 में उत्तर भारत में पहुंचा। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध चीनी यात्री था। भारत आने का इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना और धर्म के साक्ष्य एकत्रित कर अपने साथ ले जाना था। क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग। 15 का क्या होगा भाई? ठीक है, 15 का बहुत अच्छा बी हो जाएगा। ठीक है ना, समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। चलिए समुद्रगुप्त जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी थे और पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। ठीक है, स्वर्ण युग की शुरुआत कौन सा काल कही जाती है? समुद्रगुप्त के शासनकाल। ठीक है ना, किसके लिए? भारत के लिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। 16वां नंबर देखिए, 16वां नंबर क्या है आपके सामने। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी बिंदुसार। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में हमारे YouTube का लिंक पर जाएं और अशोक का जितना भी वीडियो वहाँ पे दिए गए हैं आप लोग उसे देखें। आपको बहुत उसमें जानकारी प्राप्त होगी, अच्छे अच्छे तथ्य भी मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग 17 का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, उदयन। देखिए उदयन ने एक शासक था। उदयन है या क्या थे? उदयन जी एक शासक थे जिन्होंने 461 ईस्वी में अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किसकी हत्या करके? अजातशत्रु की हत्या करके मगध पर बैठा था। और अजातशत्रु किसकी हत्या किए थे? बिंबिसार के। ठीक है ना, बिंबिसार जो कि उनके पिता थे
उसको मार करके अजातशत्रु गद्दी को हदियाए, लेकिन अजातशत्रु को मार करके गद्दी को किसने हदियाया? उदयन ने। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी बनाई, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए भाई, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। क्लियर? आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। जो गरीब छात्र हैं, जो इंस्टीट्यूट नहीं क्लास नहीं कर पाते हैं, वो हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसका मदद करेंगे तभी। ठीक है, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चे जो है अच्छे स्कोर से परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 19वां नंबर आपके सामने है। अभिज्ञान शंकुतलम की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी कौटिल्य। चलिए इसका आंसर कीजिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। सही है जी भाई, कालिदास हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 19 का ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए कालिदास 3री-4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास क्या थे? महान कवि और नाटककार। ठीक है, कथाओं के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे। ठीक है ना, कथाओं के अनुसार कालिदास जो है क्या थे? शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास, ठीक है, प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ था। एक बार की बात है, विद्योत्तमा जी ने कहा कि हमें जो भी विद्वान हराएंगे मैं उनसे शादी कर लूँगा, लेकिन उन्हें कोई नहीं हरा पाया और वह अपने आप को अपमान मतलब उस बात को लेकर के अपमानित होने लगे और उन्होंने निर्णय किया कि वे बिल्कुल मूर्ख ही व्यक्ति से विवाह रचाएंगे और उसे मूर्ख व्यक्ति कालिदास ही दिखाई दिया। उसके बाद वह कालिदास से शादी कर ली। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है? बहुत अच्छे, यस यस यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है गुप्त काल, ऑप्शन सी है मुगल काल, ऑप्शन डी है अंग्रेजों का काल। इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, आंसर कीजिए इसका। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए मैं लगा रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, देखिए गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, किसका? भारत का स्वर्ण युग, जिसको हम लोग स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21 नंबर। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त,
ऑप्शन डी बिंदुसार। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट इसका आंसर कीजिए भाई। जी जी, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, बैठ जाइए आप लोग, ऑफलाइन क्लास में देख लीजिएगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में चला दूंगा, वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्या बोले? हाँ अच्छा, बैठ। देखिए 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। क्लियर? जाकर के आप लोग अशोक के बारे में हमारे वीडियो को देखें, आपको अच्छे अच्छे तथ्य मिलेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 22 नंबर है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, फास्ट कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रकूट। देखिए भाई, कैलाश मंदिर संसार में अपने ढंग का अनूठा वस्तु जिसे मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के, कौन सा वंश के? राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम में निर्मित कराया गया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद में स्थित, ठीक है, कहाँ पे? जिला औरंगाबाद में स्थित लयन श्रृंखला में है। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिकी हुई है और मंदिर में 100 से ज़्यादा पैनल हैं। उनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूपों का महाभारत के दृश्य में भी चित्रित किया गया है। ठीक है, यह मानना है। कौन सा मंदिर के बारे में? कैलाश मंदिर के बारे में। ठीक है ना? चलिए, क्लियर? यस या नो? चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है? देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्ठ, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है ना? ठीक है, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर का है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए, ठीक है ना, मौर्य। चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौटिल्य की कृति है। ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन डी ऋतु संहार। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कौटिल्य कृति क्या है? अर्थशास्त्र की, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 26 नंबर है, पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा, सभी जानते हैं, ऑप्शन बी 18। ठीक है ना? देखिए 18 पुराण में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की कथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है और पुराणों का शाब्दिक अर्थ है
प्राचीन या पुराना। क्या है? पुरानों का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन या पुराना। ठीक है, देखिए पुराणों की संख्या 18 है। क्या आप लोग पुराणों की नाम जानते हैं? तो चलिए एक बार नाम बता देता हूँ। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण को हम लोग शिव पुराण भी कहते हैं, भगवत पुराण, भगवत पुराण को हम लोग देवी भगत पुराण भी कहते हैं, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ठीक है, ये 18 पुराण होते हैं। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। ऑप्शन ए गणसंघ, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी राजतंत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? बहुत अच्छा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा राजतंत्र। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी गांधार। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए मगध। क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है ना? क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। ऑप्शन ए थोरा अभिलेख, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी वंशखेरा अभिलेख, ऑप्शन डी एहोल अभिलेख। क्या होगा आंसर? जी बहुत अच्छा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। अशोक वंश किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी पाल। ऑप्शन बोलने से पहले ही बहुत बच्चा इसका जवाब दे चुके हैं। चलिए देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य वंश। क्लियर? बहुत अच्छा। देखिए आपके सामने 31वां नंबर का क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य या चाणक्य, ऑप्शन डी वेदव्यास। जी आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छा, ऑप्शन सी। ठीक है ना? देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी विख्यात थे। ठीक है? पिताश्री चाणक्य के पुत्र होने के कारण चाणक्य कहे गए। पिताश्री चाणक्य के पुत्र होने के कारण क्या कहे गए? चाणक्य कहे गए। लेकिन कौटिल्य ने समाज को कर्म के आधार पर 4 वर्गों में बांटा है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है शूद्र। ठीक है? चलिए कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य कहते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन बी जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। जी बहुत अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। क्लियर? चलिए देखिए भाई 23 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। पैन किसके शासन काल में भारत आया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी अशोकगुप्त।
चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। जी बहुत अच्छा भाई, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्लियर, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे यूट्यूब चैनल को, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आप लोगों को काफ़ी अच्छी मदद मिलने वाली है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, सत श्री अकाल, आदाब।